नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। आज है 9 मई और जन्म दिवस है उनका जिन्हें कहा जाता है मेवाड़ मुकुट, हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप। और आप कहेंगे महाराणा प्रताप की कहानी तो हमने पढ़ रखी है, आप क्या सुनाएंगे हमें? जो मेरी कहानी में आप सुनेंगे ना, वो आपकी पाठ्य पुस्तकों में नहीं था। क्या आप जानते हैं राणा प्रताप को राणा बनना ही नहीं था? चलिए यहीं से शुरू करती हूँ। साल है 1572, 1572। होली का दिन है और सुबह ही मेवाड़ की जनता को एक दुखद समाचार मिला है कि राणा उदय सिंह अब नहीं रहे। राणा का दाह संस्कार होगा और जब दाह संस्कार की तैयारियां होने लगती हैं, जनता सामंत सब एकत्रित होने लगते हैं, तो सब हैरान होते हैं कि प्रताप वहाँ क्या कर रहे हैं। आप पूछेंगे वो हैरान क्यों होते हैं? वो इसलिए हैरान होते हैं कि रजवाड़ों की एक प्रथा थी, जिस कुंवर का राज्याभिषेक होना होता था वो दाह संस्कार में भाग नहीं लेता था। तो प्रताप वहाँ पे हैं, इसका क्या अर्थ है? खोज बचती है तो पता चलता है उदय सिंह की कई रानियों में से एक रानी धीरबाई सा, जो उनकी सबसे चहेती रानी थी, उनके करने से ये सब कुछ हुआ है। क्या किया उन्होंने? जो चहेती रानी होती थी ना, वो अपनी बात भी मनवा लेती थी। और धीरबाई शाह ने उदय सिंह को से ये मनवा लिया था कि उनके बेटे जगमाल को राज्याभिषेक किया जाए, उनको राणा बनाया जाए। उदय सिंह शुरू में तो थोड़े से हिचकिचाए थे, फिर जब प्रताप को बुलाकर उन्होंने पूछा बात की, तो प्रताप का एक ही उत्तर था, जैसे आप कहें हुकुम सा। और इसी कारण प्रताप वहाँ थे, क्योंकि उन्हें पुत्र होने का निर्वाहन तो करना ही था। प्रजा को जब ये पता चला तो दाह संस्कार के पश्चात मेवाड़ की पूरी प्रजा, सभी सामंत, सब एक मत हो करके इस फैसले पर पहुँचे कि हमारे राणा होंगे तो प्रताप। पता चला जगमाल के राज्याभिषेक की तैयारियां भी हो रही हैं। उस सब को दरकिनार करते हुए इतने प्रिय थे प्रताप की प्रजा ने और सामंतों ने, और जो वहाँ के मुख्य सामंत थे कृष्णदेव चुंडावत, उन्होंने गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये जानकर कि पूरी प्रजा अब उनके खिलाफ है, जगमाल तो वहाँ से चले ही गए और मुगलों के साथ जाकर के शामिल हो गए। प्रताप को इस तरह से जनता ने राजतंत्र में अपने लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करते हुए उनको राजा बनाया। और मेवाड़ कितनी छोटा सा है, आप देखेंगे अगर नक्शे में, मेवाड़ मुगल साम्राज्य की आँख की किरकिरी था। क्योंकि अगर गुजरात जाना होता किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो गुजरना पड़ता मेवाड़ से, और मेवाड़ को कर देना तकलीफ होती बहुत ज़्यादा सम्राट अकबर को। बाकी सब राजपूतानों ने या तो संधि कर ली थी, या हार मान ली थी, या रिश्ते बना लिए थे। सबसे पहले आमेर के राजा भगवान दास ने अपनी बहन जोधाबाई की शादी सम्राट अकबर से करके एक तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो ऐसा क्यों है कि मेवाड़ मेरे काबू नहीं आ रहा? बेटा था प्रताप जयवंताबाई का, जिन्होंने महाभारत, गीता और मेवाड़ की देशभक्ति के बारे में ऐसा कूट कूट कर प्रेम भरा था राष्ट्र के लिए कि प्रताप कुछ भी हो जान दे सकते थे, मेवाड़ नहीं दे सकते थे। एक एक करके सम्राट अकबर ने दूत भेजे। सबसे पहले भेजा जलाल खां को, जिनकी आवभगत तो खूब अच्छी की गई, पर जाते समय उनको एक ही उत्तर मिला कि हमारे राजा हैं एकलिंग जी, हम तो उनकी दीवानी बजा लाते हैं बस, और हम किसी और को राजा मानते नहीं, कि कह दीजिएगा अपने तुर्क सम्राट से। महाराणा प्रताप कभी भी उनको सम्राट अकबर के नाम से नहीं कहते थे, तुर्क कहा करते थे। दूसरी बार उन्होंने भेजा, सोचा कि अकबर ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद। तो इस बार उन्होंने आमेर के कुंवर मान सिंह को भेजा कि जाइए उनसे बातचीत करिए, अपने तरीके से समझाइए, अपनी भाषा में समझाइए कि भाई मेरा आश्रय ले ले। मान सिंह ने संदेश भेजा और कहा कि उदयपुर के
जो झील है उसके पास के टीले में हम मिलें, दोपहर का भोजन करें, बातचीत करें। उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और सारी तैयारियां कर दी गईं। मानसिंह जब वहाँ पहुँचे तो बहुत आदर सत्कार हुआ, लेकिन उनके अपने मेज़बान वहाँ नहीं थे। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद कौन प्रकट होता है? वो प्रकट होते हैं कुंवर अमर सिंह, प्रताप के बेटे। मानसिंह को ये अच्छा नहीं लगता। वो पूछते हैं कि राणा प्रताप कहाँ हैं? अमर सिंह कहते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। मानसिंह फिर से कहते हैं थोड़ी देर तो मिल लें। अमर सिंह उनको वही जवाब दोबारा देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। मानसिंह समझ जाते हैं कि राजकुमार के आने पर राजा नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने अपने राजकुमार को भेजा है, अपने कुंवर को भेजा है। मानसिंह भोजन तो नहीं स्वीकार करते, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम तो यहाँ बात करने आए थे, अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो इसके बाद बातचीत युद्धभूमि में होगी, तलवारों के साथ। और पांव पटकते हुए निकलने को होते हैं। अमर सिंह पीछे से आवाज़ देते हैं और जस्ट बोलते कुंवर साहब मेरी बात भी सुनते जाइए। जैसे ही पलटते मानसिंह तो अमर सिंह धीरे से कहते हैं मूंछों पर ताव देते हुए, ऐसा है अपने फूफा को भी ले आइएगा। फूफा? सम्राट अकबर। मानसिंह गुस्से में निकलते हैं और मन में ठानते हैं कि किसी एक दिन तो इनको युद्ध में हराना ही है। सम्राट को जब ये बात सारी पता चलती है तो वो सोचते हैं कि मैंने शायद बड़े नए खून को भेज के गलती की, इनके पिता को भेजा जाए। राजा भगवान दास को जिस समय भेजा जाता है बहुत आदर सत्कार होता है। राणा स्वयं आके उनसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनको एक ही उत्तर देते हैं और कहते हैं कि राजा जी, आज से 50 साल पहले हमारे ध्वज के नीचे आपके दादाजी ने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था। आज आप अपना ध्वज मुगलों के खिलाफ कर लें, मैं आपके ध्वज के नीचे लड़ाई करूंगा मुगलों के साथ, मगर अपनी देश को गुलामी की जकड़न में तो नहीं आने दूंगा। कितनी सुंदर बात और कितनी निर्भीक बात। भगवान दास जाके सीधा सम्राट अकबर को कहते हैं कि यहाँ पर आपकी कोई भी किसी भी तरह की चाल, किसी भी तरह के प्रस्ताव नहीं माने जाएंगे। फिर भी वो राजा टोडरमल को भेजते हैं, जवाब वैसा ही मिलता है। इसके बाद युद्ध तो टल नहीं सकता। जिस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने और हमने पढ़ा है और हमें पढ़ाया गया कि राणा हार गए थे, राणा वहाँ से भाग गए थे, उसकी सच्चाई ऐसे सामने आई। सम्राट अकबर के अपने इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं अपनी किताब में इस युद्ध के बारे में, और जब वो किताब के ट्रांसलेशन सामने आई हैं तो असलियत भी पता चली है। हल्दी घाटी में जिस समय सुबह आरंभ हुआ युद्ध 18 जून 1576 को, तो ऐसी आक्रमण किया गया मेवाड़ की सेना के द्वारा कि उसे मुगल सेनाओं को भागकर 6 से 7 मील तक अपनी जान बचानी पड़ी बनास नदी के किनारे। और तो और मान सिंह के हाथी पर राणा प्रताप ने एक मारक भाला फेंका, 80 किलो का उनका भाला ही होता था, जिससे मान सिंह को हौदे में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी और उनके जो महावत थे वो घायल हुए। पर उसी हाथी के सूंड में जो तलवार बांधी गई थी उससे चेतक की टांगों को बहुत घाव पहुँचे और राणा बड़े चिंतित हो गए क्योंकि चेतक में तो उनके प्राण फंसते थे। युद्ध बहुत भीषण होता जा रहा था। उसी समय उनके एक सेनापति ने कहा, राणा, आपका रहना मेवाड़ के लिए अति आवश्यक है। यहाँ से इस समय आपको निकलना पड़ेगा ताकि आपके शरीर के घावों से रक्त बही चला जा रहा है। और उनका जो ताज था और उनका छत्र था वो उन्होंने अपने सिर पर रख लिया। मुगलों की सेना को किसी और तरफ वो लेके गए, किसी और दिशा में गए। तो राणा वहाँ से चेतक को लेके निकले। बदायूनी ये भी लिखते हैं कि इतनी सेना आतंकित हो गई थी उस मार से, उस मुगलों के जो मेवाड़ के आक्रमण से, कि वो जिस समय 6-7 मील तक भाग कर आए तो उसके बाद उन्होंने जहाँ अपना पड़ाव डाला उसके आसपास एक दीवार चिनवाई जिसे घुड़सवार को टाप न सके।
उनके ऊपर आक्रमण न कर सके। और उन्हें ये चिंता थी कि वो खाएंगे क्या। इतिहास में है उनके द्वारा लिखे गए कि उन्होंने घोड़ों का कच्चा मांस खाना पड़ा। आप बताएं, विजयी सेना भागती है क्या? आप बताएं, विजयी सेना को इतना भय होता है क्या कि वो दीवार चिनवा करके अपने आप को सुरक्षित करें? और तो और जो दो राजा वहाँ से आसिफ खान और जो राजा मान सिंह जिस समय लौटते हैं सम्राट अकबर के दरबार में, तो क्रोध के मारे उनको 3 महीने के लिए निष्कासित करते हैं बादशाह। जो विजयी होकर आता है, क्या उसको निष्कासित किया जाता है? ये इतिहास हमारे सामने क्यों गलत रखा गया हमें नहीं पता। अभी लौटती हूँ वापस राणा प्रताप के पास। राणा प्रताप उस समय निकल के भाग रहे हैं जिस समय चेतक के साथ में, क्योंकि उन्हें मेवाड़ के पूरे मेवाड़ की चिंता है और उनको मालूम है इस समय उनको और अभी बहुत सारे किले जीतने हैं, क्योंकि हल्दी घाटी में तो उन्होंने तहस नहस और अपना आतंक मचा ही दिया था। जिस समय वो दौड़ रहे हैं, रास्ते में पड़ती है 21 फीट गहरी खाई, पहाड़ी नाला, जिससे दौड़ के पार करता है चेतक। और जब वो दौड़ के पार करता है, प्रताप को तो वो सही सुरक्षित पहुंचा देता है, पर अपने प्राण नहीं बचा पाता। और उनके पीछे, राणा प्रताप के पीछे जो 2 मुगल सैनिक आ रहे थे, वो वापस लौटते हैं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है इतने बड़े पहाड़ी नाला को पार करना या टाप पाना। उनके पास तो चेतक नहीं है। और तब उनको राणा प्रताप को नज़र आते हैं शक्ति सिंह, जो उनके सगे भाई थे। और शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। राणा प्रताप की बड़ी बड़ी प्रसिद्ध 2 पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सीना खुलिया मार भाला, सीना खुलिया मार भाला, तुम गोद गुलामी टीकण लागे, भारत माते मैं कह दूंगा, तेरे पूत दामन में बीकण लागे। कहा जाता है कि शक्ति सिंह फूट फूट कर रोए, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि वो किस तरफ से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और उनका भाई अपनी जान हथेली में लेके मेवाड़ की रक्षा कर रहा है। प्रताप ने ये प्रण लिया था कि जब तक मेवाड़ को बिल्कुल सुरक्षित नहीं कर लेंगे, तब तक ना तो वो राजमहलों में रहेंगे, ना वो राजसी खान पान करेंगे, और ना ही किसी तरह की ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताएंगे। उन्हें चप्पा चप्पा दर्रा दर्रा पता था वो कहाँ पे रहते, कैसे रहते, क्या नीतियाँ अपनी बनाते, कैसे रणनीति बनाते, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने ना केवल मेवाड़ की सेना, भीलों को भी तैयार किया था, लोहारों को भी तैयार किया था, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी हो, गुलामी से बदतर श्राप कोई है नहीं। प्रताप की इतनी कहानियाँ कि आपको मैं सुनाते रहूं तो शायद शाम हो जाए। वो इतने दुखी थे कि जिस समय उनका अंत समय आ रहा था कि मेरे मेवाड़ को कौन और आगे रखेगा। उससे भी पहले 12 सालों में उन्होंने 36 किलों को मुगलों से वापस ले लिया था। इसका जिक्र कहीं नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ाया गया। 36 किलों को उन्होंने वापस ले लिया। और ऐसे थे प्रताप कि मेवाड़ एक ही बात जानता है कि राणा थे तो महाराणा प्रताप। बस अब देखिए, दोरसा बेड़ा जो जिस समय जो आढ़ा, दोरसा आढ़ा जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे सम्राट अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से एक, दोरसा आढ़ा ने इतनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं प्रताप के लिए। अकबर पत्थर अनेक, भूपत के भेला करया, हाथ न आवे एक, पारस राणा प्रताप सी। अकबर तूने कितने पत्थर रोड़े सब इकट्ठे कर लिए, ये राजाओं की बात कर रहे हैं। एक पारस मणि थी महाराणा प्रताप, वो तेरे हाथ नहीं आई। सोचें, जो कवि दूसरे, जो दुश्मन के दरबार में जो कवि है, वो लिख रहा है महाराणा प्रताप के लिए। और अगर आप उनके दोहे पढ़ें तो आप आनंदित हो जाएंगे, कितने निर्भीकता से उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा की है। तो आज के लिए इतना ही। महाराणा प्रताप को दिल में बसा के रखें और ये सोचें कि क्या किया था उस माँ और पिता ने कि महाराणा प्रताप जैसा बेटा बड़ा किया। हम क्या नहीं कर रहे हैं
कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने। हमें भी करना चाहिए ऐसा कुछ कि हमारे बच्चों में देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उनके मन में वही भावना हो। और एक ज़रा सी कुछ भी वो मिलने पर, कुछ भी उनको मौका मिलने पर वो फ़ौरन देश छोड़ने को तैयार ना हो। धन्यवाद।